नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में दोस्त हम लोग बात करने जा रहे हैं बेहतरीन चैप्टर। जी हाँ, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 5 और 6 लेसन का। यदि हम बात करें दोस्त तो क्लास 10th का 5 और 6 लेसन पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। ये चल रहा है TRE 4.0 और 5.0 के लिए 9th और 10th का टीचर बनना चाहते हैं या 6 to 8 का या 11 12 का बनना चाहते हैं तो साइंस उसमें पढ़ना ही पड़ेगा। और साइंस आपका आता है तो NCERT और SCERT पढ़ने से अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं, सबसे बेस्ट है। तो NCERT SCERT को ही लेकर चला आया हूँ, पूरी सेम उसी का क्वेश्चन आपके सामने दिखेगा। तो आइए शुरू करते हैं 5 लेसन। पहला क्वेश्चन आवर्तों का तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है चैप्टर का नाम। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन संक्रमण तत्व है? तो संक्रमण तत्व आयरन है। आयरन को संक्रमण तत्व के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि 13 से लेकर 18 तक वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो इसको पी ब्लॉक कहे जाते हैं। 13 से 18 तक वाले तत्व को क्या कहे जाते हैं? पी ब्लॉक कहे जाते हैं। सबसे क्रियाशील हैलोजन कौन सा है? सबसे क्रियाशील फ्लोरीन है। फ्लोरीन से ज़्यादा क्रियाशील कोई नहीं है। सबसे हैवी क्रियाशील फ्लोरीन को डाला जाता है। ग्रुप 17 के तत्व कहलाते हैं। 17 के तत्व को हैलोजन्स के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसमें आपको ऊपर दिया ही है ना, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी उसी में हैलोजन तत्व के नाम से जाने जाते हैं। आवर्त सारणी में प्रत्येक दीर्घ आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? दीर्घ आवर्त में यदि बात करें तत्वों की संख्या तो 18 होती है। आवर्त सारणी का अंतिम ग्रुप के सदस्य कैसे होते हैं? तो अक्रिय गैस होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सिलिकॉन एवं गैलियम कैसे तत्व है? तो 7 का हो जाएगा, उपधातु है ये। मेंडलीफ आवर्त सारणी में किस युग्म का असंगत माना गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आर्गन और पोटेशियम को, इन दोनों को असंगत माना गया है मेंडलीफ के आवर्त सारणी में, कि गलत रखा गया इसका पोजीशन। 10 परमाणु संख्या वाले तत्व की संयोजकता कितनी होगी? तो आंसर क्या डालिएगा? 0, क्योंकि ऐसे ऐसे करके वो बनते हैं 8 और 2 10 ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे। सॉरी, पहले 2 बाद में 8 होते। नेक्स्ट कहे जा रहे हैं आपको कि कौन ऑक्साइड सबसे अधिक भास्मिक है? सबसे अधिक भास्मिक यानी एसिडिटी का पावर सबसे ज़्यादा, सॉरी एसिडिटी नहीं, बेसिक का गुण सबसे ज़्यादा किस में है वो पूछ रहा है आपका। तो 10 का आंसर हो जाएगा पोटेशियम ऑक्साइड। K2O आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करा है किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है? संयोजी इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा किस में होगा? सिलिकॉन में होगा। 12 नंबर कह रहा है आपका कि ग्रुप 2 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं हम लोग ग्रुप 2 के तत्व को। निम्नलिखित में से कौन तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकता है? आपसे ये पूछ रहा है। तो Fe हो जाएगा। वैसे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अधातु देता तो और अच्छा रहता, क्योंकि अधातु इलेक्ट्रॉन लेता है, वो ग्रहण त्यागता नहीं है। आगे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या है। आवर्त कितना है आपका? तो 7 आवर्त है। त्रिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो त्रिक सिद्धांत जो देने वाले थे डोबनेर थे, ठीक है। डोबेराइनर जो थे उन्होंने त्रिक सिद्धांत दिया था, डोबेराइनर नाम है इनका। आगे कहा जा रहा है कि ग्रुप 18 के तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? ग्रुप 18 में, तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 है। ग्रुप 18 के तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, क्योंकि कॉमन सेंस लगाइए ना, सबसे लास्ट में है। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है तो 2 ही है सिर्फ, हाइड्रोजन और हीलियम को रखा गया है। आगे कहा जा रहा है कि 15 परमाणु संख्या वाले तत्व के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी? 15 परमाणु संख्या वाले तत्व के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी? तो इसको बोलेंगे हम लोग अम्लीय होगी। निम्न में से किस तत्व का परमाणु आकार सबसे छोटा है? इन सभी ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो सिलिकॉन हो जाएगा, इसका सबसे छोटा है। निम्न में से किस में इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना सबसे आसान है? सबसे आसानी से कहाँ से निकाल सकते हैं? तो M में से, क्योंकि इसमें 1 निकल गया, इसमें से 2 निकल गया, इसमें से 3 निकल गया। मतलब जितना कम होता जाएगा उतना वो स्ट्रांग होता चला जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? किस आधार पर बनाया गया है? तो हर कोई जानता है परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में सबसे भारी धातु कौन सा है? सबसे भारी पूछ रहा है, तो प्लेटिनम यहाँ सबसे भारी है, उससे भारी कोई नहीं है। ऑप्शन में मैं बोल रहा था, निम्नलिखित में से कौन सबसे हल्की धातु है? हल्का का बात करते तो एल्युमिनियम हो जाएगा, लेकिन लिथियम दिया गया है तो लिथियम हो जाएगा सबसे हल्का, ठीक है। लिथियम ऑप्शन में है तो लिथियम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे हल्का तत्व है?
हल्का तत्व में हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन सबसे हल्का है, सबसे शुरू में भी है। निम्नलिखित में से कौन तत्व का सबसे उपयोगी गुण है? तत्व का सबसे उपयोगी गुण किसको माना जाता है? तो परमाणु क्रमांक से ऊपर तो कुछ है ही नहीं, सबसे बेहतरीन इसी का गुण माना जाता है किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक। आगे कहा जा रहा है कि अयस्कों से चुंबकीय अशुद्धि को दूर करने के लिए कार्य प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, किस तरीका से आप हटाएंगे? तो उसको चुंबकीय पृथक्करण विधि के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फाइड अयस्क की एकाग्रता प्रक्रिया क्या होती है? तो इसको बोलते हैं चौथी परिवर्तन प्रक्रिया को ही बोलते हैं एकाग्रता प्रक्रिया। पारा का मुख्य अयस्क क्या है? पारा का अयस्क आपसे पूछा था चिन्नावार है, पारा का है चिन्नावर। निम्नलिखित में से किस अयस्क में से रेडियम निकाला जाता है? रेडियम कहाँ से निकलता है? अच्छा सा क्वेश्चन आया है, तो इसको बोलेंगे हम लोग पिंच ब्लेड जो है ना, उससे हम लोग निकालते हैं रेडियम। आगे कहा जा रहा है 30 नंबर क्वेश्चन में कि एल्युमिनियम धातु का निकाला जाता है बॉक्साइट से। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर, बाईं यानी इस तरफ से इस तरफ जाने पर प्रवृत्ति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सो बोल रहा है। तो मैं गलत वाला को काट दे रहा हूँ, सही को आप पढ़िए। ये गलत है, इसको हटा दीजिए, अब इसको सही पढ़िए। तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती जाती है, सही बात है। इस तरफ में जाते जाते अधातु मिलते जाएगा ज़्यादा। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ता जाएगा। इसके ऑक्साइड अधिक अम्लीय होते जाते, क्योंकि अधातु का गुण आएगा तो अम्लीयता बढ़ते चली जाती है। सही है, यही गलती था 3 नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने अर्धव स्तंभ है जिन्हें समूह कहा जाता है? समूह पूछ रहा है, संख्या 18 समूह टोटल है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने 36 पंक्तियाँ जिन्हें आवर्त कहा जाता है? 36 पंक्तियाँ जिसे आवर्त कहा जाता है, तो 7 हो जाएगा। मेंडलीफ ने अपनी सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया है? आधार क्या है? एकदम आसान है, हर छोटा बच्चा भी बता पाएगा। रासायनिक गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान, मूल गुणधर्म, सभी हो जाएंगे आंसर इसके। 4 नंबर। परमाणु क्रमांक खाली छोड़ के। मेंडलीफ ने जब अपना कार्य आरंभ किया तब तत्व कितने थे? बहुत कम तत्व थे उस समय, अभी तो 118 है, ये भी याद रखिएगा। तो उस समय थे 63 सिर्फ। उन्होंने ऐसा बनाया कि आगे के भी तत्व रखे जा सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो जो गलत है मैं उसको काट दे रहा हूँ, सही आप पढ़ेंगे। ये सभी सही है, पढ़िए। एक ही समूह के सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि एक नया कोष इलेक्ट्रॉन से भर गया है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, जबकि समूह से ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। लास्ट वाली गलत है। ये देखिए, विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति के अनुसार अधातु आवर्त सारणी के किस ओर स्थित होते हैं? तो 37 का जवाब आप देंगे। पहला, दाहिनी ओर ऊपर में, दाहिनी ओर ऊपर में। सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं साझा करने पर। बात समझ में आया? 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के युग्म के जरिए आबंध बनते हैं। न दिया जाता है न लिया जाता है इलेक्ट्रॉन इसमें। 1 सेकेंड, गलत क्लिक हो गए हैं। एल्केन क्या होते हैं? आपसे पूछ रहा है। एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त है, लेकिन एल्केन संतृप्त होते हैं। तो 39 का जवाब क्या दीजिएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड इसमें होते हैं। एल्कीन क्या कहलाते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें दोहरे आबंध होते हैं। प्रोपीन किसे कहते हैं? तो ये 2 बंध वाले होंगे, ये तो तय हो गया। 2 आबंध वाली 3 कार्बन श्रृंखला, ऐसे 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 3 होते हैं, इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, एक जगह रहेंगे, सॉरी हर जगह नहीं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से डैश ज्वाला निकलेगी। संतृप्त है, कैसा ज्वाला निकलेगा? स्वच्छ ज्वाला निकलेगी। ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आइए एक और चैप्टर कर लेते हैं। बहुत बेहतरीन बायोलॉजी का आ गया है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन ना हो ना तो कहाँ ही नहीं जा सकते। हाँ, ना होगा, एकदम होगा। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं कहा जा सकता। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, क्योंकि जैव प्रकर्म। इनमें से कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? सजीव के सबसे मुख्य लक्षण किसको मानिएगा आप? प्रजनन भी करता है, श्वसन, उत्सर्जन, सभी को माना जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में किस पदार्थ का निर्माण होता है? प्रकाश संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। क्लियर है? लार से किस ग्रंथि का स्त्राव होता है? जठर ग्रंथि होता है।
सॉरी, इसको पैरोटिड ग्रंथि बोलते हैं। जठर ग्रंथि तो पेट में होता है। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? मुंह से। 4 आंसर हो जाएगा। मुख गुहा से। मुख गुहा मुंह को ही बोलते हैं। निम्नलिखित में से अमीबा किस रचना के मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है? अमीबा कूटपाद के द्वारा अपना भोजन को ग्रहण करता है। सीडोपोडिया बोलते हैं उसको। जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? श्वसन द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। किण्वन की प्रक्रिया होती है ईस्ट में, ये सही है। सभी में हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, पेशिकोष्कीय, लेकिन नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में फिर गड़बड़ हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में तो ऑक्सीजन मिलता है वहाँ पे। पेशिकोष्किया में होता नहीं है, कभी कदाल होता है तो दर्द होने लगता है। आंसर हो जाएगा ईस्ट में। ठीक है, पहला ही मारिए इसका। पौधे में श्वसन किस अंग में होता है? पत्ती में होता है। पत्ती के अलावा कहीं होता ही नहीं है। मतलब हो सकता है, ऐसा नहीं है, जहाँ हरा पार्ट होगा वहाँ होता है। निम्न में से मेनली लेकिन पत्ती है। निम्न में से कौन मानव श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है? श्वास नली, गिल्स तो नहीं है। नासिका छिद्र है, रक्त है, ये सभी है। मनुष्य में ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है? हम लोग का जो ट्रैकिया उसका लंबाई पूछ रहा है, तो 11 सेंटीमीटर होती है, याद रखिएगा। ऊपर आ जा, क्वेश्चन आ जा। कह रहा है पौधे में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किस रूप में होता है? किस रूप में खाद्य पदार्थ का? इसको बोलते हैं सुक्रोज के रूप में। सुक्रोज के रूप में होता है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं धमनियाँ। क्या बोलते हैं? धमनियाँ। देखिए इसका एक ट्रिक देता हूँ। शुद्ध खून जो होता है ना, जब हार्ट से निकलता है तो बहुत प्रेशर में उसको निकाला जाता है, क्योंकि पूरे शरीर में पहुँचाना है। बात समझ में आ रही है? इसलिए धमनियाँ धमधमा के एकदम निकलती है प्रेशर के साथ, तो इसलिए बहुत मजबूत होती है। चिकना सरफेस होती है अंदर में, बहुत मजबूत मांसपेशी, मतलब वो जो होती है धमनियाँ। और जो सिराएँ होती है वो पतली, मतलब कमज़ोर होती है, पतली होती है, मोटी नहीं होती है परत उसकी। चिकना अंदर से वो भी होती है, ध्यान है, क्योंकि उसमें अशुद्ध खून जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला हुआ। इसमें क्या है? ऑक्सीजन मिला हुआ जाता है। ऑक्सीजन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती है? इसको धमनियाँ बोलते हैं। रक्त प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। रक्त प्लाज्मा में पानी, सबसे ज़्यादा जल ही है। 13 का 3 ही होगा आंसर, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन नहीं, हाइपरटेंशन कहलाता है ना। बीपी हाई हो गया। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में ही तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मूव कर रहा होता है। रेड ब्लड सेल्स में होता है। आयरन से बना होता है। प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से प्राप्त होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। सभी चीज़, सिर्फ अमोनिया नहीं, सिर्फ यूरिया नहीं, यूरिक एसिड नहीं, सभी अमोनिया, यूरिया, सभी चीज़ मिल जाएंगे। ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन को बोलते हैं। न्यूरॉन नहीं, नेफ्रॉन। मूत्र का पीले रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। ऑप्शन नंबर 4। मशीन द्वारा रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाता है। सॉरी, डायलाइजर नहीं, डायलिसिस। डायलिसिस, एक संग रुक जाइएगा। हीमोडायलिसिस बोलिए। मशीन द्वारा रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस नहीं, हीमोडायलिसिस कहलाएगा। एकदम शुद्ध नाम इसका हीमोडायलिसिस होगा। जब ऑप्शन में है तो यही डालेंगे। आगे कहा जा रहा है पौधे में गैसों के निष्कर्षण के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? पौधे में गैसों का तो विसरण प्रक्रिया बोलते हैं उसको, विसरण प्रक्रिया। मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से ना, क्योंकि शरीर के बाहर कुछ निकलता है, उत्सर्जन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जवाब दीजिए जरा। पादप में जाइलम किस कार्य के लिए उत्तरदायी है? देखिए इसका ट्रिक बताता हूँ। जाइलम जड़ से जल को पत्ती तक ले जाता है, एक दिशीय मूवमेंट। फ्लोएम फूड को फैलाता है पूरे पेड़ में, द्विदिशीय मूवमेंट। ये याद रखना है आपको। इस ट्रिक से ना आप आराम से जवाब दे पाइएगा। जल का वहन करता है, क्लियर हो गया ना, आसानी से दे लिए। और एक दिशीय है, द्विदिशीय क्या करता है, सब चीज़ आप बता पाइएगा। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए सभी चीज़ चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल चाहिए, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, तभी तो फोटोसिंथेसिस होगा। 4 नंबर आंसर मारिएगा।
पायरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा देता है, और यह कौन सी क्रिया होती है? तो देखिए, पायरूवेट का विखंडन हो रहा है तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, वायवीय शोषण में आ जाएगा ये। आगे कहा जा रहा है पादप में जाइलम किस कार्य के लिए उत्तरदायी है? जाइलम किस कार्य के लिए उत्तरदायी है? तो आंसर क्या डालिएगा? जल का वहन करने के लिए। जाइलम जड़ से जल को पत्ती तक ले जाता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान स्टोमाटा के द्वारा यानी रंध्र के द्वारा होता है। आगे कहा जा रहा है मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को स्वस्वच्छवास कहते हैं। श्वसन नहीं, सांस लेना छोड़ना स्वस्वच्छवास है, लेकिन श्वसन क्रिया पूरा होता है जिसमें एनर्जी सब मिलता है हमको, उसको बोलते हैं श्वसन। और श्वसन एक तरह का ऑक्सीडेशन पर क्रिया है, ध्यान रखिएगा। आगे कहा जा रहा है कि रक्त के कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो 28 का 3 हो जाएगा। प्लेटलेट्स इसका होना बहुत जरूरी है। प्लेटलेट्स के अभाव में खून जमता ही नहीं है, ब्लड निकलते ही रहेगा शरीर से। हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में किसके द्वारा पंप किया जाता है? कोई तो होगा जो पूरे शरीर में पंप करता है। आइए इधर देखते हैं, बताइए ज़रा। नीले द्वारा हो जाएगा, क्योंकि ऐसे हट बना हुआ है कुछ। नीचे वाला जो पोर्शन होता है नीले कहलाता है, ऊपर आलिंद कहलाता है। बात समझ में आता है? नीले नीचे से ही प्रेशर डालता है यहाँ से, तो यहाँ से ब्लड बाहर जाता है तेजी में, धमनी में है। ईसीजी का पूरा नाम क्या है? ईसीजी का फुल फॉर्म बताइए। बहुत लोग ईसीजी डॉक्टर के यहाँ जाके करवाते हैं। तो 30 का 2 हो जाएगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में, पहला आंसर हो गया। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, जो ही सूर्य के प्रकाश को अति में रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। पौधे में गैसों के निष्कर्षण के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो बहुत आसान है, विसरण होता है। रक्षी कोशिका कहाँ पाई जाती है? रक्षी कोशिका जो पाई जाती है पत्तियों में पाई जाती है, गार्ड सेल जिसको बोलते हैं। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल अवायवीय में बनेगा। बात समझा? अवायवीय क्या हो? इथाइल अल्कोहल बनेगा। और ये जो होता है शरीर में अगर बन गया तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर देता है, और शरीर में क्रैम्प दर्द होने लगता है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? तो पहला हो जाएगा विकास नियामक है। सॉरी, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं, माफ़ी चाहते हैं। ऑक्सीजन जो होता है पौधा के सबसे ऊपर वाला भाग में होता है, या जहाँ भी डाली का सबसे फुनगी बोलते हैं ना इसको, टिप पे होता है, जो वृद्धि को बढ़ाता है, तेज़ी से वृद्धि उससे होता है। अगर द्विखंडन किस में होता है? अमीबा में, पैरामीशियम। 36 का आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है, अमीबा में होता है, ठीक है। पैरामीशियम ये चीज़ों में नहीं होता है द्विखंडन। आगे का निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग किसको कहते हैं? ब्रिक को कहते हैं, जिसके द्वारा शरीर के बाहर कुछ निकलता हो। यकृत से निम्न में से कौन सा रस निकलता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यकृत से निकलने वाला रस को क्या बोलते हैं? पित्त रस बोलते हैं। यकृत से पित्त रस मिलता है। अमाशय से जठर रस निकलता है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ पे? हरे पौधे में होता है, और भाग तो पत्ती में होता है। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहला देते हैं, क्योंकि यही तो है। और हरे पौधे को खाने वाला उपभोक्ता कहलाता है, प्रथम उपभोक्ता नहीं, प्रथम उपभोक्ता। और सारे चीज़ को आहार श्रृंखला के नाम से, अवघटक जो होते हैं मरे हुए चीज़ों को सराने गलाने का काम करते हैं। निम्नलिखित में से सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? ऊर्जा उत्पादन के लिए किसका प्रयोग होता है? बताइए ज़रा। अच्छा क्वेश्चन आया है, तो 41 का जवाब क्या देंगे आप? ग्लूकोज से ऊर्जा मिलता है। अच्छा क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का था? उपचयन अभिक्रिया। अपचयन नहीं, अपचयन रिडक्शन है, तो रिडक्शन नहीं, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। उपचयन। रक्त क्या है? कोशिका उत्तक पदार्थ, तो उत्तक है। क्या है? उत्तक है। कनेक्टिव टिश्यू के नाम से इसको हम जानते हैं, रक्त को। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। क्लियर है बात? रक्त निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लौ होता है। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? प्रकाश संश्लेषी अंगक पूछ रहा। अंग तो पत्ती, अंगक तो हरित लवक। ये सब बात याद रखना होगा। अंगक जब भी शब्द देगा ना, 1 मिनट रुक जाइए। अंगक तो लिखा नहीं, अंग ही तो लिखा हुआ है। ये गलत है आंसर।
प्रकाश संश्लेषी अंग, प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। अंगक यहाँ क भी लिख देता ना साथ में, तब हो जाता हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं इसको, इसी के अंदर क्लोरोफिल रहता है। इसका आंसर पत्ती ही डालिएगा, गलत दिया हुआ है। क्लास 10th में आप जाके देख सकते हैं, भारतीय वन में ये चीज़ दिया गया है। रेजिन एवं गुंद कहाँ संचित होता है? रेजिन एवं गुंद कहाँ रहता है? पुराने जाइलम में रहता है। ग्रहणी किसका भाग है? तो ग्रहणी आपका छोटी आंत का भाग है। ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? सबसे लंबा बोला जाता है जो भाग है वह क्षुद्रांत, यानी छोटी आंत जो है सबसे लंबा है। क्षुद्रांत यानी छोटी आंत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत बात पूछ रहा है। यह सही है। पाचन प्रक्रिया में भोजन आमाशय के बाद क्षुद्रांत में प्रवेश करता है, यह सही लिखा गया है। क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कर स्थल है, यह भी सही है। क्षुद्रांत भोजन के पाचन के लिए यह गलत है। पाचित भोजन को क्षुद्रांत की भित्ति द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, यह भी सही बात है। हरे पौधे में पोषण की विधि निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? स्वपोषण कहलाती है। हरा पौधा में पोषण जो होता है स्वपोषण ही तो है। अमीबा निम्नलिखित में से क्या है? मृदु जलीय जीव है। प्राणी समभोजी जीव है। प्राणी समभोजी मृदु जलीय जीव है, यानी मीठा जल में पाया जाता है, ये नमकीन जल में नहीं पाया जाता है। लार जो है में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मुंह से निकलने वाला लार में एमाइलेज पाया जाता है। एमाइलेज मुंह में निकलता है। आगे का वसा का पाचन निम्न में से किसके द्वारा होता है? वसा का पाचन करने वाला कौन है? तो लाइपेज हो जाएगा वसा का पाचन करने वाला। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है? पाचन क्रिया मुख गुहा से आरंभ होती है, मुंह से। निम्नलिखित में से किस पाचक रस के प्रभाव से आमाशय में दूध थक्का जम जाता है? कौन सा पाचक रस के द्वारा क्या होता है दूध थक्का जमता है? तो रेनिन के कारण। रेनिन के कारण क्या होता है? जो दूध है थक्का जमता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ टोटल माने जाते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक का पूछ रहा है आपका। मृतजीवी पोषक हो जाएगा। सारे गले चीज़ों पर जाके वो उग जाते हैं। पौधे में वाष्पोत्सर्जन निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्ती में होता है। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? 72 बार। (72 बार आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क किस कार्य के लिए उत्तरदायी है? मस्तिष्क क्या काम करता है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर संतुलन बनाने के लिए, सभी हो जाएगा। 61 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर सारे आंसर हो जाएंगे। ये सारे मस्तिष्क ही कर रहा होता है। अवायवीय शोषण और वायवीय शोषण दोनों ही प्रकरण में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समान है? पायरुवेट का इथेनॉल और ग्लूकोज में विखंडन। ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन अणु है, 3 कार्बन अणु वाले पायरुवेट में विखंडन, तो 62 का 2 हो जाएगा। ग्लूकोज अणु के एक 6 कार्बन अणु को 3 कार्बन वाले पायरुवेट में विखंडन, ये तो होता ही होता है। निम्नलिखित में से कौन कोशिका की अंतर्रोसिम क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है? अच्छा क्वेश्चन है ये हो जाएगा एटीपी, एनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है एटीपी। मनुष्य में रुधिर कहाँ पर क्षमता है? कहीं तो ऐसा है जहाँ क्षमता होगा, तो इसको वुमेन संपुट बोलते हैं। वुमेन संपुट के अंदर क्या होता है? ये कीप जैसा होता है, ब्लड क्षमता है वहाँ पे जाके, ब्रिक के अंदर होता है। प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? गुर्दे में नेफ्रॉन आपसे पूछ रहा है तो आप क्या जवाब देंगे? 1,30,000। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेफ्रॉन जो होता है गुर्दा में 1,30,000 होता है, ये याद रखिए प्रत्येक में। तो टोटल हो गया 2,60,000। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप का अपशिष्ट कहाँ संचित रहते हैं? तो सभी जगह पे रह सकते हैं, पत्ती में, छाल में, कोशिका की रिक्तिया में, सभी जगह। 4 आंसर डाल दीजिए इसका। अगर मैं फिर एक बार बोलूँगा, वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। कुछ दोस्त मित्र में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हम लोग का जो सब्सक्राइबर थोड़ा गेन करे, परिवार बड़ा हो सके। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में उत्सर्जी अंग नहीं है? उत्सर्जी अंग नहीं है, सो पूछ रहा है। तो 67 का 4 कहीं का 67 का गलत दिया हुआ है। अग्नाशय आंसर होगा। यकृत, ब्रिक और फेफड़ा, ये सभी क्या है? कुछ ना कुछ उत्सर्जित करते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में उत्सर्जी अंग नहीं है पूछ रहा है। इसका पूछना चाहिए उत्सर्जी अंग है तो ब्रिक डलता।
इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, इस क्वेश्चन का मैं कुछ नहीं कहूँगा, सही है गलत है हटा दीजिए बात को, एक क्वेश्चन गड़बड़ है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? हीमोडायलिसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? हीमोडायलिसिस। डायलिसिस सिर्फ नहीं, हीमोडायलिसिस। सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित नहीं होता है? तो 69 का जवाब दीजिएगा। एल्ब्यूमिन नहीं होता है, एल्ब्यूमिन। ग्लूकोज होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, अमीनो अम्ल होता है, एल्ब्यूमिन नहीं होता है। जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है, जो शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है पसीना द्वारा। बहुत ऐसा तरीका है जिसके द्वारा निकाला जाता है। वृक्क की भीतरी नतोदर सतह जहाँ से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा बाहर निकलती है, जो क्या कहलाती है? अच्छा क्वेश्चन है, इसको हाइलम बोलते हैं। ठीक है, हाइलम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट का निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल सभी हो जाएगा, अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, सारा चीज़ बनता है। नेक्स्ट कहा जाता है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया कहाँ से प्रवेश करती है? 73 का जवाब क्या देंगे? यकृत से। कहाँ से? यकृत से प्रवेश करती है। वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? उत्सर्जन का है, बाहर निकलता है शरीर से कोई चीज़। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन किस पौधा में निकलता है? तो चीड़ के पौधा में रेजिन निकलता है। दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया होती है? अपघटन, किण्वन, प्रकाश से उत्सर्जन। किण्वन बोलते हैं इसको, जिससे दही जम जाती है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है। वृक्क क्या चीज़ संबंधित है? फिर से बोलिए, उत्सर्जन से। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? गिल्स है मछली का। किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग हो जाता है? श्वेत ग्रंथि होता है, पसीना के कारण हो जाता है। क्लियर हो रही है बात सब? मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? फेफड़ा से होता है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बना देता है? ठीक है, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन कहलाता है? रसायन अनुवर्तन कहलाता है, रासायनिक क्रिया द्वारा होता है इसीलिए। अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? गलत है वो पूछ रहा है, तो पहला ही गलत है, तो सही वाला को तो पढ़ेंगे तब ना नॉलेज होगा हम लोग का। ये सही है, पढ़िए। रुधिर वाहिकाओं में रक्तस्राव होने पर रुधिर में उपस्थित प्लेटलेट से कोशिका रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देता है। सही बात है। लसिका एक अन्य द्रव है जो कि वहन में सहायक है, जिसके उत्तक तरल होते हैं। और याद रखिए, लसिका रेड कलर का नहीं होता है। पाचित एवं क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। सही बात है, आगे बढ़ाइए बात को आगे बढ़ाया जाए। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? देख रहे हैं इस चैप्टर में कितना क्वेश्चन है। अर्धपरागम्य है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं, यानी कुछ चीज़ जाने देगा, कुछ चीज़ नहीं जाने देगा। बहुत सारा क्वेश्चन का एक कलेक्शन था ये चैप्टर से, इसीलिए मैं बोला था बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आते हैं। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है आपको। 20 mg होता है, 20 mg मिलीग्राम। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित हो जाती है? तो ये हो जाता है 20%। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? 87 का कहिएगा, ग्लूकोज का होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? ऊर्जा का उत्पादन श्वसन के द्वारा होता है। बात समझ में आई लोगों के? नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? सभी जीव के लिए अनिवार्य क्या है? श्वसन, वरना वो जीव ही मर जाएगा। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, पहला ही आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं सब क्वेश्चन कितना रिपीट होता है। पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पादप के बारे में, फूलों में प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के साथ अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों को पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाता है फ्लोएम। सही बात है। फ्लोएम में पदार्थों का स्थानांतरण ऊर्जा के उपभोग से पूरा होता है। तो आप 91 का आंसर देंगे, दोनों सही। लास्ट क्वेश्चन है ये कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल का वर्ण हरा होता है। यहाँ पे आपका दोस्त ये भी चैप्टर कंप्लीट हुआ, पूरा कंप्लीट जी, कंप्लीट 92 तक। नेक्स्ट चैप्टर अगले क्लास में करेंगे। आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा,
वीडियो पसंद आ रही है दोस्त में शेयर कीजिए। कुछ भी सजेशन करना चाहते हैं ज़रूर मुझे बताइए, मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। आज का सेवा इतना ही है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।